जिन्हें इस देश में नीच कहा गया। मैं समझता हूं कि इस देश में आज जो बहुजन द्रविड़ समाज की आबादी है, उसके हितों को ध्यान में रखते हुए अगर हम कोई फैसला नहीं लेते हैं, वो आंदोलन, वो मूवमेंट अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता। तो साथियों, जैसा कि यहाँ पे डिबेट हो रही, डिस्कशन हो रहा है, पिछली सरकारें रही, उसके बाद जो अभी 15-20 वर्षों से राज्यों और स्टेट में जो भारतीय जनता पार्टी है, इनकी जो नीतियां हैं, इनकी जो कार्यशैली है, उस पर आप सबने विस्तार से बातें रखी है। और इन सभी नीतियों का, इन सभी विचारधाराओं के कारण हमने जो पार्टी बनाई है, बहुजन द्रविड़ पार्टी, हमारा जो उद्देश्य है वो गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज एक वाणी है 345 बेगमपुरा शहर को नाम। जैसा कि 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि आज से हम राजनीतिक तौर पे एक व्यक्ति एक वोट होंगे, एक वोट एक कीमत होगी। लेकिन व्हाट अबाउट सोशल डेमोक्रेसी, व्हाट अबाउट इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी? आज हम पिछले 70 वर्षों से राजनीतिक डेमोक्रेसी की बात करते रहे, लेकिन सामाजिक और आर्थिक डेमोक्रेसी का क्या? इस देश में 85-90% आबादी ऐसी भी है जो सामाजिक और आर्थिक इनइक्वालिटी झेल रही है, और उसका नतीजा ये हुआ है कि यहाँ जो कुछ मुट्ठी भर पूंजीवादी ताकतों के हाथ में पूरी जो इस देश का जो कारोबार है वो पूरा केंद्रित हो गया। तो अगर हमें वो जो केंद्रीकरण है, जो इस देश की जो मुट्ठी भर ताकतों के हाथ में जो पूरे पूंजी का केंद्रीकरण हो गया है, उसको अगर विकेंद्रीकरण में बदलना है, तो हमें सामाजिक और आर्थिक डेमोक्रेसी को भी अपने जीवन में अपनाना होगा, अपनी सोसाइटी में अपनाना होगा। और उसके लिए गुरु ग्रंथ साहिब जी ने, भक्त कबीर ने 345, जो गुरु ग्रंथ साहिब जी का अंग 345 में भक्त कबीर की वाणी है, बेगमपुरा शहर को नाम। उनकी सोच है, उनका सपना था कि हमें एक ऐसा स्टेट चाहिए जहां कोई गम ना हो, हमें एक ऐसा स्टेट चाहिए जहां कोई जातीय भेदभाव तेजी से और इतनी बड़ी पैमाने पे बदलेगा। अमेरिका ने ईरान पे जो हमला किया वो कोई पहली बार नहीं किया है। उनकी ये लड़ाई 1979 से चली आ रही है, जब से शाह और ईरान को हटा करके इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ। और इस्लामिक रिवॉल्यूशन ने ये कहा कि हम अपने देश की आज़ादी चाहते हैं, ये आज़ादी चाहते हैं कि हम खुद तय करें। अभी ट्रेड बिल के ऊपर बात है कि हिंदुस्तान खुद तय नहीं कर पा रहा है कि हम क्या व्यापार करें, उसे अमेरिका डायरेक्ट कर रहा है। तो जब ईरान ने ये स्टैंड लिया कि हम खुद तय करेंगे कि हमारी पॉलिसी क्या होगी, तो अमेरिका को वो बहुत ज़्यादा छटकने लगा और तब से ये लड़ाई जारी है। लेकिन 28 फरवरी को जब उन्होंने मिनार के एक एलिमेंट्री स्कूल में बम गिरा के 145 बच्चियों को, 7 से 12 साल की बच्चियों को मारा, और उसी दिन ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी, डिफेंस मिनिस्टर, IRGC के गार्ड, बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स का एक साथ कत्ल किया। तब सबने ने सोचा कि इतने सारे लीडर्स का कत्ल करने के बाद में और इस तरह की बमबारी करने के बाद में वहां पे अराजकता फैलेगी और लोग असुरक्षित महसूस करेंगे। और ट्रंप ने कहा 48 घंटे में हम सरकार बदलने के लिए लोगों को इनवाइट करते हैं। उसका जो जवाब ईरान ने दिया, 2 घंटे के भीतर पलटवार करके उन्होंने जो कहा था कि यदि आप हम पे वार करेंगे तो आपके जितने बेसेस हैं, मिलिट्री बेस जो आपने बना के रखे हैं खाड़ी के देशों में, हम उन देशों, उन
बेसिस पे, मिलिट्री बेसिस पे आक्रमण करेंगे और इजराइल पे आक्रमण करेंगे। और ये करने में उन्हें केवल 2 घंटे का समय लगा और उन्होंने जिस तरह से वॉर की और उसके बाद में जो अभी तक वो लड़ते आ रहे हैं और अब करीब करीब सारी दुनिया ये मान गई है कि इस लड़ाई में ईरान का पलड़ा भारी है और अमेरिका जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर महसूस कर रहा है। और ईरान ने ये शर्त रखी है कि हम तब तक आपके साथ में कोई नेगोशिएशन नहीं कर सकते जब तक आप इस बात के लिए एग्री नहीं होंगे कि आपके जितने मिलिट्री बेसेस हैं, जितने आपने वहां पे बना के रखे खाड़ी के देशों में, उन सबको आप हटाएं। और यदि वेस्ट एशिया से अमेरिका के मिलिट्री बेसेस हट जाते हैं तो आप सोचिए कि वेस्ट एशिया का क्या रूप बदलेगा। उन्होंने ये कहा कि हम तब तक नहीं हम निगोशिएट नहीं करेंगे जब तक आप लेबनान के ऊपर बम गिराना बंद ना करें। उन्होंने ये भी एक बात कही कि हम पैलेस्टाइन के स्टेटहुड के लिए भी लड़ेंगे। तो ईरान अपनी संप्रभुता के लिए तो लड़ रहा है, लेकिन वेस्ट एशिया के चित्र को बदलने के लिए भी लड़ रहा है। और ऐसे समय में ईरान की जीत जो होगी वो पूरी दुनिया के तीसरे देश के लोगों के लिए, तीसरे देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। क्योंकि यदि ईरान जीतता है अपनी सोवरेनिटी कायम करने में तो वो क्यूबा के लिए महत्वपूर्ण है, वो वेनेजुएला के लिए महत्वपूर्ण है, वो अफ्रीका के उन सब छोटे छोटे देशों के लिए महत्वपूर्ण है जो अभी सारे के सारे अमेरिका के और यूरोप के एम्पायर के शिकंजे में, यदि मिलिट्री भी है अमेरिका के 780 या कहते हैं 900 मिलिट्री बेसेस है 80 देशों पे। और उसके अलावा जो आर्थिक रूप से उन्होंने सारे देशों को अपने शिकंजे में जकड़ के रखा है, क्योंकि डॉलर जो है वो दुनिया की रिजर्व करेंसी है। और ईरान ने एक बहुत अच्छी बात ये कही कि जब उन्होंने वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वहां पे उन्होंने कहा हम शिप पर नहीं जाने देंगे, तो उन्होंने कहा यहाँ गुजरने के लिए जो पेमेंट करेगा वो हमें युआन में चाहिए। ईरान के ऊपर वैसे भी सैंक्शंस थे, तो वो डॉलर को कमतर करने की जो कोशिश ईरान ने की है वो भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिश है। क्योंकि यदि डॉलर का महत्व कम होता है तो अमेरिका की इकोनॉमी ने जो इतना बड़ा फाइनेंस का एम्पायर बना के रखा है वो सारा एम्पायर कमजोर होगा। और वो फाइनेंस के एम्पायर के कमजोर होने से तीसरी दुनिया के सारे देशों को फायदा मिलेगा। क्योंकि अब हम केवल फाइनेंस की बात नहीं करेंगे, हम स्पेकुलेशन की बात नहीं करेंगे, हम एक्चुअल ब्रिज बनाने की बात करेंगे, हॉस्पिटल बनाने की बात करेंगे, स्कूल बनाने की बात करेंगे। तो ये लड़ाई आर्थिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसे में हिंदुस्तान ने क्या किया, हिंदुस्तान के ऊपर क्या फर्क पड़ा, ये तो हम में से कई लोगों को पता है कि गैस के सिलेंडर मिलना बंद हो गए, बहुत सारे छोटे छोटे रेस्टोरेंट बंद हो गए, गैस की सप्लाई कम हो गई। लेकिन साथ साथ रुपया जो था वो 27 फरवरी को $1 का 91 रुपए था, वो एक महीने के अंदर बदल के $1 का 93.8 रुपया हो गया। तो रुपया जो इतनी तेजी से गिरा है वो मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहती हूँ कि वो कैसे गिरा। रुपया गिरता है जबकि हमें डॉलर की जरूरत होती है और हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम होते हैं। तो यदि ईरान में युद्ध हो रहा है और खाड़ी से पेट्रोल नहीं आ पा रहा, गैस नहीं आ पा रहा और पेट्रोल के दाम डॉलर में बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ेगा। उसके साथ साथ जो खाड़ी में हमारे लोग काम करने गए हैं वो अपने पैसे नहीं पहुंचा पाएंगे। इसलिए ये सोच के कि हिंदुस्तान में फॉरेन रिजर्व कम हो जाएगा, अभी हुए नहीं थे, ये सोच के बहुत बड़ी मात्रा में स्पेकुलेशन हुआ और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आया था वो सारे इन्वेस्टमेंट यहाँ से उड़ के बाहर जाने लगा, जिसकी वजह से कि रिजर्व बैंक ने कोशिश करने के बावजूद भी रुपए को बचा नहीं पाए। तो हमारी इकोनॉमी, हमारे रुपए की एक्सचेंज वैल्यू जो अमेरिका से और यूरोप से इन्वेस्टमेंट आता है हमारे देश में, और किस लिए आता है, केवल स्पेकुलेशन के लिए, केवल पैसा बनाने के लिए, उस इन्वेस्टमेंट पे डिपेंडेंट है। जिस स्वतंत्रता की लड़ाई हमने लड़ी थी और जब स्वतंत्रता की लड़ाई के बाद में बांडुंग में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था बहुत हो गया, हम ये विदेशों के कोर्ट में और विदेशों के पास जाके जस्टिस मांग ले, अब हम नहीं मांगेंगे। नॉन अलाइनमेंट का मतलब है हम
साम्राज्यवाद से अलाइन नहीं होंगे किसी भी तरीके से। उसको मोदी गवर्नमेंट ने बहुत ही भद्दे रूप में ये कहा कि हम मल्टी अलायंस कर रहे हैं। नॉन अलाइनमेंट का मतलब मल्टी अलायंस नहीं था, और नॉन अलाइनमेंट का मतलब ये नहीं था कि हिंदुस्तान चाहे कि हम अमेरिका को भी खुश रखेंगे और हम ब्रिक्स के भी मेंबर बने रहेंगे। इस तरह से हेज पे बैठ के हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी शर्मिंदगी है हम लोगों के लिए कि इतना बड़ा देश, ईरान में तो खाली 92 मिलियन लोग हैं, हमारा इतना बड़ा देश है, हमारे पास इतना ज्यादा लोग हैं, और हम जो है खड़े नहीं हो सकते ईरान के साथ। हमने एक शब्द नहीं कहा। प्रशांत भूषण यहाँ बैठे, उन्होंने कहा था मैं अपोलोजाइज करता हूँ, हमारी गवर्नमेंट ने जो स्टैंड लिया है ईरान के विषय में, एक शब्द नहीं कहा कि केवल क्या कहा कि ईरान ने खाड़ी के देशों पर जो बम गिराया उससे जो नुकसान हुआ उससे हमें दुख है। यूएन जनरल असेंबली में जाकर के उन्होंने इस तरह के रेजोल्यूशन पास किए। तो हमारे देश की सरकार जो है वो मजदूरों का, किसानों का दमन करने के साथ साथ अपने पूरे देश की आज़ादी, जिस आज़ादी के लिए हम इतना लड़े थे, जो हमें गांधी और नेहरू ने दिलाई थी, उस आज़ादी को खतरे में डाल रहे हैं इकोनॉमिक लालच के कारण। और यदि हमारा देश आजाद नहीं है, हमारी सरकार आजाद नहीं है, तो वो आप कितने भी एजिटेशन कर लीजिए, वो आपकी मांगों को पूरा कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि वो आजाद है ही नहीं मांगों को पूरा करने के लिए।